नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर यमुनानगर से है, जहां पर पद्मश्री ओम प्रकाश गांधी को शिक्षा मंत्री सहित कई संस्थाओं ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि ओम प्रकाश गांधी बीते 35 सालों से लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए वो पद्मश्री से भी नवाजे जा चुके हैं। देवघर के गुरुकुल विद्या मंदिर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां कई सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने ओम प्रकाश गांधी को सम्मानित किया। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले ऐसे पुरस्कारों के लिए एमएलए, मंत्री, डीसी और रिकमेंड करते थे, लेकिन अब अच्छे लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी सम्मानित करवाते हैं। इस सरकार में जो भी अच्छे काम मोदी जी उसका पूरा पद्म पुरस्कार मिला है। ये इस क्षेत्र के लिए, सारे समाज के लिए बड़ी सौभाग्य की वस्तु है। भारत सरकार ने बेटियों के पढ़ाने और बचाने का अभियान तो अभी चंद वर्ष पहले शुरू किया है, लेकिन गुरु जी ने, जिन्हें ओम प्रकाश गांधी जी, जिन्हें हम गुरु जी कहते हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम 35 साल पहले शुरू कर दिया था। बेटियों के लिए बड़ी श्रद्धा और बड़ा सम्मान उनके दिमाग में है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनकी जो नीच स्थिति थी, जो निम्न स्तर का जीवन बच्चियां जी रही थी, पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं था, उसी को सुधारने के लिए उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। अपने संस्थापक श्रद्धेय ओम प्रकाश गांधी जी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया है, के लिए उन्हें बहुत बधाई देती हूँ और हम सभी को इस बात का गर्व है कि वो पद्मश्री से विभूषित हुए हैं। 37 साल पहले उन्होंने, जिस समय में कोई लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहता था, उस समय समाज में नारी शिक्षा को शिक्षित करने की एक अलख जगाई और वो निरंतर अपने इस कार्य पर अग्रसर है। मोदी सरकार जी, जिनका सपना भी यही है कि भारत आत्मनिर्भर बने और महिलाएं शिक्षित हों, इस सपने को भी पूरा करने में वो पूरे निरंतर लगे हुए हैं। इस सब के लिए वो उनका सब कार्य प्रशंसनीय है और वो बधाई के पात्र। हमारे संस्थापक जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार देने पर मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारे संस्थापक जी के कार्य को पहचाना है। हरियाणा की लड़कियां निरंतर विश्व में खेलों में व अन्य प्रतिस्पर्धाओं में अपना नाम रोशन करती आई हैं। गुरु जी भी निरंतर उनकी सफलता के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ की लड़कियां दिन प्रतिदिन खेलों में भाग लेती हैं और स्कूल का नाम रोशन करती हैं। गुरुकुल का माहौल भी बिल्कुल परिवार जैसा है। यहाँ अन्य स्कूलों से अलग हमें प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आजकल की सब चीजें सिखाई जाती हैं। अगला सपना है कि भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। कोई किसान हो, कोई उद्योगपति हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबका यही प्रयास होना चाहिए। और उस दृष्टि से स्त्री पुरुष सब हमारे शिक्षित होंगे और समाज में उनका कुछ स्थान होगा, कुछ वो करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी आत्मनिर्भर होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सपना पूरा हो, यही हमें सबको प्रयास करना चाहिए। 84 में यहाँ खादर के क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। 5वीं के पश्चात लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था और यहाँ आने जाने के साधन भी। चलिए रुक करेंगे फरीदाबाद का। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पानी भरने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आपसी लड़ाई में एक युवक की मौत हो गई। महिलाओं से शुरू हुई लड़ाई में पुरुष पहुंचे थे। लड़ाई के बाद हमलावर हुए फरार। मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में हुई थी झड़प। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें फरीदाबाद से बड़ी खबर है। पानी भरने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। आपसी लड़ाई में एक युवक की मौत भी हुई है। महिलाओं से शुरू हुई थी लड़ाई, पुरुषों तक पहुंची। बीते 7 अप्रैल का है ये मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि फरीदाबाद का ये मामला, जहां पर पानी भरने को लेकर एक मामूली सी बात को लेकर ये विवाद जो है वो हुआ और इस बीच आपस में दो गुटों में मारपीट हुई और इस मारपीट में एक शख्स की मौत भी हो गई।
पानी भरने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। बड़ी खबर फरीदाबाद से आपके सामने, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, फरीदाबाद से है। पानी भरने को लेकर दो गुटों में आपस में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और इसमें एक शख्स की मौत भी हुई। ये तस्वीरें आप देखिए, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे बुरी तरह बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की जब ये हादसा हुआ, और घटना के बाद की तस्वीरें आप देखिए। बच्चे रोते बिलखते, परिवार वालों में शोक की लहर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीर जब ये घटना घटी। आपको बता दें कि पानी भरने को लेकर दो पक्षों में आपस में मारपीट शुरू हुई थी। महिलाओं में आपस में झगड़ा हो रहा था। इस बीच पुरुष इस झगड़े में आए और इस बीच मारपीट भी शुरू हुई और एक शख्स की मौत भी हो गई। सुशांत फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, पानी भरने को लेकर मामूली सी बात को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई और इतना विवाद बढ़ गया कि एक शख्स की मृत्यु भी हो गई। फिलहाल क्या है पूरा मामला और क्या अपडेट इस पूरे मामले में अभी आ रही है? जी देखिए, फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद पानी की किल्लत को लेकर पहले से ही जो है जूझ रहा है। पानी नहीं है और ऐसे में 7 अप्रैल की घटना, मैं आपको बता दूं कि घटना 7 अप्रैल की है। 7 अप्रैल को जो है एक जो महिला है वो दूसरे एरिया में आती है और पानी भरती है। वहां पर दूसरी महिला के द्वारा विरोध करने पर दोनों पक्षों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि महिला की जो लड़ाई है वो पुरुषों के बीच पहुंच जाती है और जो पुरुष है वो आगे आ जाते हैं। जमकर लाठी डंडे चलते हैं और लाठी डंडे चलकर एक भोला नाम के शख्स की वहां पर लाठी डंडों से कुटाई की जाती है। उसके बाद जो है वो वहां पर गंभीर अवस्था में उसे बीके अस्पताल ले जाया जाता है। बीके अस्पताल से उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसे 3 दिन बाद मृत घोषित कर दिया जाता है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और बता दें आपको कि जो हमलावर है वो अपने घर से फरार चल रहे हैं। पुलिस बार बार तलाश कर रही है परंतु जो हमलावर है अभी तक नहीं मिल पाए हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि जो हमलावर हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और हमें न्याय की मांग हम कर सके। जी, ये हमलावर आखिर कौन थे? क्या पड़ोसी थे या फिर किसी तरीके से कोई पुरानी रंजिश थी या फिर सिर्फ बहाना लेकर ये मारपीट शुरू हुई है? क्या इस तरह की कोई बात सामने आई है? जब ये जांच पुलिस ने की तो जांच में क्या अभी तक कुछ सामने आया है? जी देखिए, पुरानी रंजिश तो नहीं बताई जा रही है। वहां पर उस एरिया में दोनों पड़ोसी हैं और उस एरिया में 2 ट्यूबवेल हैं। 2 ट्यूबवेल पे एक छोटा ट्यूबवेल है और दूसरा बड़ा ट्यूबवेल है। बड़े ट्यूबवेल पे 4 बजे शाम एक किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। जो बात करें दूसरे ट्यूबवेल की तो जो छोटा ट्यूबवेल है वहां पर थोड़ी कम लाइन देखने को मिलती है। तो एक महिला दूसरे ट्यूबवेल पर जाती है, वहां पर पानी भरने की कोशिश करती है परंतु दूसरे एरिया वाले वहां पर विरोध करते हैं। एक महिला के ज्यादा विरोध करती है, एक महिला जिसको गाली गलौज हो जाती है और गाली गलौज इतनी बढ़ जाती है कि दोनों पक्षों में मारपीट स्टार्ट हो जाती है। वहां पर बात करें तो लाठी डंडों के अलावा पत्थर भी बरसे और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जो डंडा है वो पेट में घुस गया और पेट में घुसने के कारण जो है किडनी है उस पर लग जाता है और उस युवक की 3 दिन बाद दुखद मृत्यु हो जाती है। बात करें उन्होंने अब तक 3 अस्पताल बदले। बात करें बीके अस्पताल की, सफदरजंग अस्पताल की और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की, तो 3 अस्पताल में जो युवक की हालत ठीक नहीं होती उसे 3 दिन बाद मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस बल मौके पर वहां पर तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना वहां पर दोबारा न घट सके। मेन जो चौराहा है गुड़गांव की तरफ जो रास्ता है सैनिक कॉलोनी की तरफ, वहां से रास्ता जाता है। अवरुद्ध करने की कोशिश भी की वहां के कॉलोनी वासियों ने, नेहरू कॉलोनी पड़ती है, परंतु पुलिस वहां पर मौजूद थी, मुस्तैद थी और उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी जी, अब क्योंकि ये झगड़ा जो है पानी से शुरू हुआ था, पानी के ऊपर विवाद हुआ था, तो क्या इसको लेकर, इस विवाद को लेकर किसी नेता या किसी मंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया? किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या फिर कोई एक्शन लिया गया क्या इसको लेकर कि पानी की जो समस्या है उसको हल किया जाए? जी, अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया है ताकि इस बात को हल किया जा सके, पानी की समस्या को हल किया जा
सके। एसएचओ लेवल के अधिकारी अभी पहुंचे हैं, अभी धीरे धीरे जो अधिकारी है वो आना शुरू होंगे और तफ्तीश के बाद ही पता लगेगा कि क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि दुखद मृत्यु एक शख्स की इस पूरी घटना में हुई है, तो जो परिवार वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है? जाहिर सी बात है कि रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा होगा, क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। जी, परिवार वालों का स्पष्ट कहना है कि हमें जो है न्याय दिलाया जाए, हमारा भाई, हमारा बेटा मरा है, उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, ताकि जो हमारे भाई की आत्मा है, हमारे बेटे की आत्मा है, वो सुख रह सके, शांति से रह सके। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं फरीदाबाद में बहुत देखने को मिलेंगी। लाठी डंडे और हथौड़े फरीदाबाद में बहुत चलते हुए देखे होंगे, परंतु पानी की किल्लत से पहली बार किसी शख्स की मृत्यु हुई है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर घटना बताई जा रही है। घटना इतनी बड़ी है कि उसे बताया नहीं जा सकता, क्योंकि परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहां पर जो माँ है उसका रो रो कर बुरा हाल है, काफी बार बेहोश हो गई। और परिवारजनों की बात करें तो वहां पर जो तमाम परिवारजन है, छोटी बच्ची से लेकर बड़ी जो माँ है और दादी की बात करें, वो बार बार बेहोश होकर गिर रही है, बेसुध होकर गिर रही है। सिर्फ एक ही बात कह रही है कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पानीपत में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब गुंडा राज हो चुका है। शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं घरों से बाहर निकलने में डरती हैं और साथ ही बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर आ चुका है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता जात पात और धर्म की राजनीति को खत्म करके सरकार को बदलना चाहती है। बंटवारे में इनके पार्षद लड़ रहे हैं कि भाई इसको इतना हिस्सा मिलना चाहिए। आप ये अंदाजा लगा लें, पंजाब के अंदर स्कीम लागू करी, हरियाणा के अंदर हमने निर्मल सिंह जी, हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर ने, जिनको 4 पेंशन मिलती थी, 3 सरेंडर की और 1 रखी। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के लीडर केवल 1 पेंशन लेंगे। हमने हरियाणा सरकार से मांग की थी कि आप भी 1 MLA 1 पेंशन की योजना को लागू कराएं, परंतु खट्टर साहब इस पे तिलमिला गए कि करोड़ों रुपए जो MLAs को लूट का माल मिल रहा है जनता की टैक्स की कमाई से, और अभद्र भाषा का प्रयोग केजरीवाल जी के लिए करने लगे। केजरीवाल जी तो पहले ही कहते हैं भाई हमें गाली दे लो, जनता का काम करो। वहीं चरखी दादरी में कोरोना महामारी के समय में लगाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रोज गार्डन में इकट्ठा होकर शहर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लघु सचिवालय परिसर में पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नौकरी बहाली को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चरखी दादरी से तस्वीरें। हमारी मांग ये है कि हमें वापस बहाल किया जाए, ठीक है, और कौशल निगम को भंग किया जाए, जो कि हम पंचकुला विज्ञापन दे के आए थे, ठीक है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। ये सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हमें 2 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला तो ये है जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम है उसका ये बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसके बारे में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। दूसरा, कोविड के दौरान जो सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में जो कर्मचारी लगाए गए थे उन्हें सरकार की तरफ से हटा दिया गया है, तो ये उसके खिलाफ भी इन्होंने एक थोड़ा रोष प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। तो जो इन सर्व कर्मचारी संघ के 2 ज्ञापन हैं वो हम उचित माध्यम से सीएम साहब के नाम है, उनको हम आगामी कार्रवाई के लिए भेज देंगे। जो कर्मचारी कोविड के तहत लगाए गए हैं और सरकार ने अब उनको निकाल दिया है बिना नोटिस दिए, बिना इन्फॉर्म किए, और हम कहाँ जाए। अब इस पर हमने सभी कोविड साथियों ने निर्णय लिया है कि हमने एक अपना
ग्रुप बनाया है, एक संघ बनाया है जो सरकार को हम अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, उन्होंने भी वह भी हमारा साथ दे रहे हैं। और आज का हमारा जो मुख्य जो लक्ष्य है, जो हाथी पार्क में इकट्ठे हुए हैं सभी प्रधान उप प्रधान ने अपने अपने विचार रखे हैं और इस कोविड में हटे कर्मचारियों को वापस लो। वहीं पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने घोटाले के मामले को उजागर करते हुए एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा के कुल 275 पूर्व विधायक और 128 पूर्व विधायकों की फैमिली पेंशन के रूप में करोड़ों रुपए ले रही है। वहीं पीपी कपूर ने पूर्व विधायकों की तत्काल पेंशन बंद करवाने के लिए मांग की है। 'चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां कोरोना महामारी के दौरान कई विभागों में कर्मचारियों की कमी की पूर्ति के लिए सहायकों की भर्ती की गई थी। लेकिन अब कोरोना के केसेस कम होने के बाद अब इन सहायकों को हटाया जा रहा है। वहीं कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, जबकि इन सहायकों को हटाने की बजाय कर्मचारियों की कमी को देखते हुए उन्हें पक्का किया जाना चाहिए। इसी को लेकर कर्मचारी नेताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। ग्यारह अप्रैल का विरोध प्रदर्शन का था। चाहे डीजी हेल्थ स्वास्थ्य विभाग से है, जो कोविड-19 में जो जिन साथियों ने अपने बढ़ चढ़ कर अपने मतलब कंधे से कंधा मिलाते हुए कर्मचारियों के साथ में काम किया और सरकार ने भी माना भी कोरोना योद्धा है। अब सरकार इन कोरोना योद्धाओं की छुट्टी कर रही है। चाहे अपने ठेके कर्मचारी थे पीछे 41-42 कर्मचारी को भी बाहर निकाले थे, उसके बाद अब कोविड-19 में काम करे थे साथी 22 साथी झज्जर से बाहर निकाल दिए हैं। तो अगले झज्जर से नहीं और भी अदर डिस्ट्रिक्ट से कर्मचारियों की छटनी की गई। ये हमारी मांग है, जब तक इन कर्मचारियों को वापस लिया जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके लड़ाई की अगुवाई। ज्ञापन दोगे आज? हाँ, ज्ञापन है। किसके नाम से? डीसी के माध्यम से अपने डीजी हेल्थ को जाएगा और हरियाणा सरकार को भी। वहीं महेंद्रगढ़ में खोखा व्यापारियों ने धरना स्थल पर प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन की तानाशाही ने क्षेत्र के 29 खोखा व्यापारियों को बेरोजगार कर दिया है। आज जो हवन किया गया है वो प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए किया गया है, क्योंकि प्रशासन इन जो खोखे को आईटीआई रोड के खोखे की भी बात थी, रेलवे रोड के खोखे की बात थी, परंतु खोखे हम तो कह रहे कोई भी किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी किसी को बेघर नहीं गई। जो आदमी 30 साल से 40 साल से जिस भी जगह बैठा है, चाहे रेलवे रोड बैठा है, चाहे आईटीआई रोड पर बैठा है, चाहे मंडी में बैठा है, चाहे सब्जी मंडी बैठा है, कहीं पर बैठा है, किसी को बेघर करने की जरूरत नहीं है। परंतु मैं प्रशासन से, नगर पालिका से एक ही बात पूछता हूँ। नगर पालिका में हम भी पार्षद मैडम प्रधान थी, हमने खूब दबाव आया प्रशासन के नहीं, परंतु नगर पालिका में कोई भी काम होता है अगर एक तख्त पे हटाना पड़ता है तो एक ऑर्डर से हटाना पड़ता है। इस रेलवे रोड के जो खोखे हटाए गए हैं, मैं प्रशासन से बार बार एक निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम हमें पहले ऑर्डर दे। पहले दिन भी जब उन्होंने प्रशासन ने खोखे हटाने की कोशिश की थी, उस दिन भी हमने यहाँ उनको रोका था। 2-2.5 घंटे हम लगे रहे और उन्होंने रात का सारा लेके और सारी लाइट कटवा के और रात्रि में बड़ी फोर्स बुलवा के अवैध रूप से इनको छुड़वाया है। गलत कानूनी कार्रवाई जो थी वो करनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। कि जो ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो नियुक्त किया गया था, उसके अंदर जो आदेश था, उसके अंदर आदेश था कि ब्रह्मदेव चौक से मंडी की तरफ में सब्जी मंडी भी हो सकती है, कोई भी मंडी हो सकती है, लेकिन इसमें कहीं सरकारी अस्पताल के सामने का जिक्र नहीं है, कहीं इसके अंदर पुलिस लाइन का जिक्र नहीं है, कहीं थाने का जिक्र नहीं है, कहीं रेलवे रोड का जिक्र नहीं है। जबकि ये जो आदेश था, ये आदेश की कॉपी कोई भी भाई देखना चाहे तो मैं उनको दिखा सकता हूँ। इस आदेश के अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि ब्रह्मदेव चौक से मंडी की तरफ दोनों तरफ जो दुकानों पे अतिक्रमण है, जो खोखे हैं, उनको हटाए जाने के बारे में उन्होंने अनुरोध किया है। जबकि इसके अंदर हमारी दुकानों का, हमारे खोखों का, सरकारी अस्पताल के सामने का, पुलिस लाइन का कहीं पर भी।
वहीं आप खबर शाहबाद से, जहां पर शाहबाद के गांव समालकी से यह खबर है, एक युवक ने शराब के नशे में दूसरे युवक की हत्या कर दी। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहबाद के गांव संभालखी के खेतों में एक शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के बाद पता चला कि आपसी कहासुनी के चलते एक युवक ने मृतक को शराब के नशे में रस्सी की मदद से मार डाला। शाहबाद थाना प्रभारी का कहना है कि कत्ल इरादे से किया गया था या नहीं, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि मृतक के भाई की शिकायत पर राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। शेर सिंह सन ऑफ अजैब सिंह का खेत है संभालकी में। उसके खेत में एक लाश पड़ी है, किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने वहाँ पे मौके पे गई, वहाँ पे सीनों का क्राइम टीम को बुलाया है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो उसके ब्रदर की स्टेटमेंट पे राजेंद्र नाम के व्यक्ति के खिलाफ हम हत्या का मुकदमा। वहीं रादौर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। बढ़ती गर्मी लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। गर्मी बढ़ने के साथ हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि अस्पताल में आने वाली कुल ओपीडी में 60 से 70% मरीज गर्मी में होने वाली बीमारियों के सामने आ रहे हैं और यहाँ पर मामले लगातार सामने आ रहे हैं बीमारियों के। वहीं उन्होंने बताया कि जो लोग इस वक्त खेतों में या बाहर कार्य कर रहे हैं उनमें डिहाइड्रेशन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी और अन्य द्रव पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गर्मी जो है एकदम से बढ़ना शुरू हुई है और हम देखें रोज का तापमान और ख़ास तौर पे 12 से लेकर 4-5 बजे तक का तापमान है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके तहत ये है कि जो लोग बाइक्स पे सफ़र कर रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं तो उनमें डिहाइड्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि वो अपना पानी का जितना पानी का इस्तेमाल कर सकें या द्रव्य पदार्थ है जो जैसे लस्सी है, शिकंजी है, नींबू पानी है या ORS का घोल है उसका इस्तेमाल ज़्यादा। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पारा तेजी से यहाँ पर चढ़ रहा है। एक दिन के समय आपको बता दें कि यहाँ पर दिन के समय में तेज धूप जैसे आसमान से आग बरस रही हो ऐसा लग रहा है। बढ़ते तापमान के साथ लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। बीते 2 दिनों में गर्मी ने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए हैं। रविवार को राजधानी दिल्ली में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 10 सालों में 10 अप्रैल का दिन सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहीं मौसम विभाग ने लगातार तीसरे दिन ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी दी है। IMD के मुताबिक राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। तो बढ़ती गर्मी से राहत के लिए जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है वरना डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, जूस का सेवन जरूर करें। तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें। हरी सब्जियों और फलों का सेवन करें और साथ ही आपको बता दें कि खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम का सेवन करें। जो सीजनल फ्रूट हैं उनको खाएं। अधिक तेल मसालेदार खाने से परहेज करें क्योंकि ये पेट में गड़बड़ी कर सकते हैं। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, स्कार्फ या फिर किसी कपड़े का इस्तेमाल करें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।